हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड बच्चों अभी आपके प्री बोर्ड चल रहे होंगे, आई होप तो वो भी अच्छे जा रहे होंगे आपके। तो मेनली बात है बच्चों, मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ आपके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे उनके अकॉर्डिंग मैं आपके प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। सो हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्लास 10th के हर एक चैप्टर को रिवाइज करेंगे, जिसमें उसके इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। बीच के चैप्टर में बीच में जो चैप्टर के एक्टिविटीज़ आती है उनको कवर करेंगे। साथ में 2024 एंड 25 में जो आए हुए पीवाईक्यूज हैं उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम 2025 के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं जो 2025 में आए हैं, और इसका ये पार्ट 4 है बच्चों। ठीक है, हम पार्ट 3 में बेसिकली 2025 में आए हुए कुछ मेन क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा पार्ट 4 है जिसमें हम आगे जो क्वेश्चंस आए हैं 2025 में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक लाइट ग्रीन कलर सॉल्यूशन है ऑफ सल्फेट साल्ट ऑफ मेटल पी। एक मेटल पी है जिसका साल्ट सॉल्यूशन है विद सल्फेट, और उसका कलर क्या है बच्चों, लाइट ग्रीन है। इज टेकन इन ए बिकर, एक बिकर में लिया जाता है। ए रोड ऑफ अनदर मेटल क्यूब, एक अनदर मेटल क्यूब का रोड लिया जाता है। इज पुट इन दिस सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर। तो एक हमारे पास लाइट ग्रीन सॉल्यूशन है इन फॉर्म ऑफ सल्फेट, उसमें हम एक मेटल क्यूब को पुट कर देते हैं उस सॉल्यूशन में। जब हम 1 घंटे के बाद देखते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो QSO4 का बन जाता है, जो कि कलरलेस होता है। तो हमसे पूछा गया आइडेंटिफाई द मेटल P एंड Q एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट occur. State the conclusion of this reaction in terms of reactivity series of metal. तो सबसे पहले हम पहचानते हैं P एंड Q को और उनकी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया था बच्चों, मीन्स लास्ट क्लास में ही हमने इस बारे में डिस्कस किया था कि जो सल्फेट सॉल्यूशन होता है FeSO4, उसका कलर होता है पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन। डिस्कस किया था हमने FeSO4 सॉल्यूशन जब कॉपर सल्फेट का हम डिस्प्लेसमेंट करवा रहे थे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन। लास्ट क्वेश्चन आया था कि कौन सा कलर चेंज होगा, तो हमने पढ़ा था कि वहाँ FeSO4 बनता है जिसका कलर क्या होता है, पेल ग्रीन। तो यही हमसे बोला गया, पेल का मतलब होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, तो P हमारे पास मेटल क्या है, जो P मेटल है हमारे पास वो है आयरन, जिसका सॉल्यूशन दिया गया हमें आयरन सल्फेट। ठीक है, तो मेटल P हमारे पास है आयरन सल्फेट। जब हम इसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाते हैं बच्चों, तो हमारे पास जिंक सल्फेट बनता है, साथ में आयरन का क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो जिंक है वो हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनता है दैट सॉल्यूशन इज कलरलेस। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो कलरलेस होता है। तो आइडेंटिफाई द मेटल P एंड Q। Q हमारे पास क्या है, जिंक, जो रिएक्शन के बाद कौन सा सॉल्यूशन बना लेता है, जिंक सल्फेट। इतना क्लियर है बच्चों, आइडेंटिफाई P एंड Q। तो आपको कलर का आइडिया होना चाहिए कि इसका क्या कलर होता है, तभी आप उन रिएक्शंस को कवर कर पाओगे, इन क्वेश्चंस को समझ पाओगे कि क्या हमसे पूछा गया। तो आइडेंटिफाई द मेटल P एंड Q। P हमारे पास है आयरन और Q है हमारे पास जिंक, एंड राइट इट्स केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट occurs। 1 घंटे के बाद, आफ्टर 1 आवर, जो हमें रिएक्शन दिखती है वो ये है। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन हमने लिख दी। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब स्टेट द कंक्लूजन ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। क्यों, जिंक क्या होता है, इज मोर रिएक्टिव
then iron. Hence, zinc displaces iron from iron sulfate solution from iron sulfate solution and form zinc sulfate solution that is colorless. तो जो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है बच्चों, वो कलरलेस होता है, मीन्स पेल ग्रीन कलर किस में चेंज हो जाएगा, कलरलेस सॉल्यूशन में। तो पी हमारे पास है आयरन एंड क्यू है हमारे पास जिंक। तो आई होप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आया हुआ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बट ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब आपको सॉल्यूशंस का कलर पता होगा। तो एक तो आपको कॉपर सल्फेट का ध्यान रखना है, दैट इज ब्लू कलर। आयरन सल्फेट का याद रखना है, पेल ग्रीन या लाइट ग्रीन। और जो जिंक सल्फेट होता है उसका कलर होता है कलरलेस। तो ये तीन आपको इंपॉर्टेंट कलर याद रखने हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ सबको? ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये मैंने एक्टिविटी भी करवाई है, एक्टिविटी 1.7 आप चेक करोगे फर्स्ट चैप्टर में, तो यही है एक्टिविटी 1.7, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो इफ P and Q are gases, P and Q are the gases collected in each test tube enclosing the electrode R and S। ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है R and S, इनमें टेस्ट ट्यूब है, ये कार्बन है। तो इनमें गैसेस जो हमारे पास ऑब्टेन्ड हो रही हैं दैट इज P and Q, देन सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द मैचिंग इज करेक्ट। तो एक्चुअली में बच्चों जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वाटर का, आंसर नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो हमारे पास रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन होती है 2H2O दैट इज लिक्विड। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो हमारे पास ऑब्टेन्ड होती है दो हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, या हमसे पूछें मोलर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस मोलर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑब्टेन्ड होती है बच्चों हमारे पास 2:1। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो हमारे पास जो भी गैसेज ऑब्टेन्ड होती हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनकी वॉल्यूम या मोलर रेशियो जो भी होती है वो 2:1 होती है इनके अकॉर्डिंग। यहाँ पे 1 है तो ये हो गया। बट जो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस जहाँ ऑब्टेन्ड होती है उन इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है? तो हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होती है बच्चों कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड होगी कैथोड पर, और ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड होगी एनोड पर। इतना क्लियर है? तो ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए कि एक तो वॉल्यूम रेशियो या मोलर रेशियो जो होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की वो होती है 2:1, एंड जो हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड होता है वो होता है कैथोड पर, एंड जो ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन्ड होती है वो ऑब्टेन्ड होती है एनोड पर। क्लियर हुआ इतना? तो इसी के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो चलो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस अभी मैंने बताया कि P होगी हमारे पास ऑक्सीजन गैस जो ऑब्टेन्ड होगी एनोड पर, तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन मैंने बताया कहाँ कलेक्ट होती है, एनोड पर। तो P हम मान सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस हो रही है कलेक्ट, और कहाँ पे हो रही है? एनोड पर। तो R एनोड हो गया, P ऑक्सीजन गैस। ठीक है, उसके बाद P हाइड्रोजन गैस नहीं हो सकता। उसके बाद Q है, वो होगी हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एज कैथोड। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज आवर आंसर। तो ऑप्शन नंबर C is our answer, option number C, that is first and third।
ये करेक्ट होगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, आप वॉल्यूम से चेक कर सकते हो ना बच्चों। यहाँ देखो, अगर आपको लग रहा है कि सेकंड और फोर्थ भी आंसर हो सकते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो मैंने अभी बताया कि जो वॉल्यूम कलेक्ट होगी हाइड्रोजन गैस की वो डबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस, है ना। हाइड्रोजन गैस की जो वॉल्यूम होगी वो डबल होगी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम कितनी ऑब्टेंड हो रही है एंड हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम कितनी ऑब्टेंड हो रही है। तो इसके कंपैरिजन में क्या लग रही है, डबल लग रही है ना आपको। डबल कौन ऑब्टेंड हो रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ ऑब्टेंड होगी, क्यू पर। तो हाइड्रोजन गैस क्यू पर है और कैथोड पर ऑब्टेंड होती है, एंड ऑक्सीजन गैस जिसका अमाउंट या वॉल्यूम 1 है वो ऑब्टेंड होगी एनोड पर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, समझ आया बच्चों इतना। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये बोलता है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट ओकर्स। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर ए का मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला, स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। जो भी रेड हॉट आयरन होता है उससे जब हम स्टीम पास करवाते हैं, वाटर का गैसेस फॉर्म होता है स्टीम, तो जब ये पास करवाते हैं तो हमारे पास ऑब्टेंड होता है बच्चों फेरिक ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। क्या ऑब्टेंड होता है, फेरिक ऑक्साइड, आयरन 3 ऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं, और साथ में ऑब्टेंड होती है हाइड्रोजन गैस। तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर मोस्टली जो भी कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो बेसिकली हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बट जो भी स्टीम के साथ रिएक्ट करता है वो बेसिकली ऑक्साइड बनाता है, साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें लिखनी है ऑक्सीजन कितने बच्चों 3, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 3। ऑक्सीजन कितने हो गए हैं 4, तो यहाँ अगर हम 4 पुट करते हैं तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितने हो गए 8, तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे बच्चों 4। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। बट आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जब भी आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा आयरन 3 ऑक्साइड ही बनाएगा, नॉट Fe2O3। हमेशा क्या बनेगा बच्चों, हमेशा क्या बनेगा Fe3O4। तो आयरन स्टीम के साथ जब रिएक्ट करता है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब वो होता है तो वो वाला फॉर्मूला बनाता है, दैट इज Fe3O4, साथ में रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, फर्स्ट क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम बी पर। नेचुरल गैस इज बर्नट इन एयर। बेसिकली जो नेचुरल गैस होती है बच्चों वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसमें मीथेन। तो नेचुरल गैस में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन। जब हम उसको एयर में बर्न करेंगे, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करवाएंगे, तो जब भी हाइड्रोकार्बन्स बर्न होते हैं बच्चों तो दो ही चीज रिलीज होती हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और साथ में रिलीज होती है एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोकार्बन जब बर्न करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। बट आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि नेचुरल गैस में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन। अब हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 2। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए प्रोडक्ट साइड 2 इंटू 4, तो यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे 2। ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। क्लियर है, रिएक्शंस लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है, देन उनको बैलेंस करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट पर। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। तो एक्चुअली में जो बच्चों ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये होती है ग्लूकोज। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है
तो ये प्रोसेस होता है हमारे पास बच्चों रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है एंड साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये बोला गया ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपनी बॉडी के सेल्स में क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इस रिएक्शन को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को किस और नाम से जानते हैं, दैट इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? तो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, साथ में रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एनर्जी रिलीज होने के को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इसलिए रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बच्चों? ये रिएक्शन भी बैलेंस है। ठीक है, तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी थी जो इन तीनों के लिए हो रही है। स्टीम जब रेड हॉट आयरन के थ्रू पास होता है, नेचुरल गैस बर्न होती है एयर में, और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बॉडी में सेल्स को क्या प्रोवाइड करवाता है, एनर्जी। तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, बैलेंसिंग क्लियर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं अब हम। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है 2024 में, ये आया हुआ है 2024 में। हमने जो मेनली जो क्वेश्चंस थे 2025 के वो कवर कर लिए। अब हम आ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2024 में आए हुए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जब भी होगा हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 2024 में आए हुए थे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है, इज एडेड टू ए फ्यू पीस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक, जब हम उसको जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में एंड देन वॉर्म, द रिएक्शन दैट ओकर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एस। तो यहाँ पे बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, और ऐसे 2 या 3 ही मेटल हैं जो सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, दैट इज जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन। एक आधे और होंगे बट मेनली ये 3 याद रखना है, जिंक, एल्यूमिनियम एंड टिन। तो जो 2 ml हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है वो जब जिंक के साथ रिएक्ट करता है और हम उसको जब वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो एक रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन को हमें बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये बच्चों समझ पा रहे हो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा गया है टोटली एनसीईआरटी बेस। ठीक है, तो अब हम इसको जब बैलेंस करते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है Na2ZnO2, और साथ में हमारे पास बनता है हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलते हैं हम, सोडियम जिंकेट। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। सोडियम 2 है तो यहाँ हम क्या रख देंगे, 2। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं बैलेंसिंग के लिए। सोडियम हमारे पास इस साइड 2 है, यहाँ भी हम क्या पुट कर देंगे, 2। ठीक है, अब जिंक हमारे पास बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, सोडियम 2 हो गए हैं तो सोडियम है, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई है, बैलेंस हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर चेक कर लीजिए कौन सा होगा। 2NaOH plus Zn gives Na2ZnO2 plus hydrogen। तो ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको कि जिंक के साथ रिएक्शन करने पर जो ये फॉर्मूला है ये आपको मेनली ध्यान रखना है Na2ZnO2। और जब भी मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर समझ आया सबको, कैसे करना है, क्या हो रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? Select from the following a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light. Source of energy for decomposition is क्या होगा? कौन होना चाहिए? लाइट। लाइट मतलब यहाँ पे कौन सी डिकम्पोजिशन होगी? फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन होगी। लाइट के प्रेजेंस में जब डिकम्पोजिशन होती है उसको हम बोलते हैं फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन। तो पहले का अगर हम चेक करें तो यहाँ पे हीट होगी यूज, तो ये तो है नहीं। यहाँ पे क्या यूज होगी? इलेक्ट्रिसिटी। हम पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पे यूज क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी नहीं होगा। इसकी बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन जो होता है वो भी किसके प्रेजेंस में होता है? हीट के प्रेजेंस में, तो ये भी नहीं होगा। तो बचता है हमारे पास जो सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है उसको बोलते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है। ये होती है हीट की प्रेजेंस में और ये भी होती है हीट की प्रेजेंस में। क्लियर है? तो हमसे लाइट की प्रेजेंस में पूछा था, सनलाइट जो होती है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आया? अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें तुमसे डायरेक्ट प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, साथ में पूछ सकते हैं किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन हम लिख लेते हैं, दैट इज MnO2 प्लस 4HCl। ये बैलेंस करना भी आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए बच्चों, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शन है हमारे पास और यहाँ पे लगा हुआ है 2। तो ऑलरेडी हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया द रिएक्शन गिवन अब इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है? हमसे पूछा गया है कि जो इक्वेशन गिवन है वो रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है। तो बस इसका आंसर बताना हमें, रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है। क्योंकि किसी एक का क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन, और किसी एक का क्या हो रहा होगा? रिडक्शन। तो मैग्नीज के पास पहले क्या थी बच्चों? ऑक्सीजन थी। मैग्नीज के पास पहले ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन नहीं है, मीन्स MnO2 का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। बिकॉज मैग्नीज के पास पहले ऑक्सीजन थी अब नहीं है, मीन्स मैग्नीज ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। एंड जो हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन के पास पहले क्लोरीन था अब ऑक्सीजन है, मीन्स HCl का क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन। HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एंड वो रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो, वो रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। वो क्या कहलाती हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। इट मीन्स यहाँ ये जो रिएक्शन गिवन है ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि MnO2 का रिडक्शन हो रहा है और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस देख लेते हैं। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, नो। MnO2 का क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। HCl ऑक्सीडाइज हो रही है। HCl इज ऑक्सीडाइज, लेकिन सिर्फ ऑक्सीडेशन से हम क्या नहीं मान सकते? सिर्फ HCl से हम सिर्फ ऑक्सीडेशन से हम नहीं मान सकते कि ये कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स। MnO2 इज रिड्यूस्ड, यस MnO2 रिड्यूस हो रहा है, बट सिर्फ रिडक्शन से हम नहीं मान सकते कि ये रेडॉक्स रिएक्शन। डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज MnO2 is reduced.
MnO2 का रिडक्शन हो रहा है एंड HCl इज ऑक्सीडाइज। ऑब्वियसली बी एंड सी आ जाते अगर सिर्फ ये पूछा जाता कि किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है या किसकी रिडक्शन हो रही है, बट अभी हमसे पूछा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है ये रिएक्शन, तो रेडॉक्स में हमें साइमल्टेनियसली किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है वो बताना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे MnO2 रिड्यूस हो रहा है एंड HCl ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर हुआ बच्चों सबको? आई होप ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को क्लियर होंगे एंड ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 में ही। तो अब हम आगे से जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस होंगे जो 2024 के PYQs में आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मेन फंडा ये है बच्चों कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो आप भी अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए, मैं भी आपकी तैयारी करवाता रहूँगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जहाँ हम 2024 के PYQs को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय बाय, थैंक यू सो मच।